से आभार व्यक्त करता हूं। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। और इसलिए हमारे संबंध कागज की किस्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं। जन जन के मन के प्रतिघोष के रूप में है। हम एक ही सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं। मैं मूलतः गुजरात का हूं। सोमनाथ की भूमि है और सोमनाथ की भूमि से चल करके मैं राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ हूं। ये वो भूमि है जहां किशोरी जी बचपन में खेला करती थी और आज भी हम जनक का स्मरण करते हैं। ये भूमि है जिसने विश्व को अचंभित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। ऐसी एक सांस्कृतिक विरासत की धनी है और इसलिए और जब मैं काशी का प्रतिनिधि बन गया तो मेरा तो नेपाल से नाता और जुड़ गया, क्योंकि काशी में एक मंदिर है जहां पुजारी नेपाल का होता है और नेपाल में पशुपतिनाथ है जहां का पुजारी हिंदुस्तान का होता है। भारत का हर व्यक्ति 51 शक्तिपीठों के दर्शन की कामना करता है। उन 51 शक्तिपीठों में 2 शक्तिपीठ नेपाल में है। यानी इतना अटूट नाता है हमारा। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो। किसी नेपाली ने शहादत न मोली। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। भारत के लिए जीने मरने वाले उन बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं। भारत की सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे। वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। 1 महीने पहले मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, बट नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। पता है कैसे? मैंने सोचा अगर गुरखा कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूं, मतलब सच्चाई है। ये बात फील्ड मार्शल मानेक शाह ने कही थी। ऐसी ये वीरों की भूमि है, सांस्कृतिक धारा है। और आज मैं कह सकता हूं नेपाल के नागरिकों की नहीं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पूरे विश्व का ध्यान नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है। और
और नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है, मतलब इस सभागृह में बैठे हुए आप सब पर केंद्रित हुआ है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाला पूरा विश्व आज आपकी तरफ देख रहा है, बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है। आपको लगता होगा कि आप इस सदन में बैठ करके संविधान के निर्माण की चर्चा कर रहे हैं, भिन्न भिन्न धाराओं की चर्चा कर रहे हैं, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के हितों के कल्याण की चर्चा कर रहे हैं। इतना नहीं है। संविधान के निर्माता के रूप में आपको यह सौभाग्य मिलना, उस घटना को मैं अगर और तरीके से देखूं, हम जिस परंपरा से जीते हैं, कभी कुछ ऋषि मन ने वेद निर्माण किए, किसी ने उपनिषदें निर्माण की, किसी युग में संहिताओं का निर्माण हुआ, और जिसके प्रकाश में हजारों साल से हम अपना जीवन निर्वाह और आयोजन करते रहते हैं। उसी कड़ी में आधुनिक जीवन में राष्ट्र का संविधान भी एक नई संहिता के रूप में जन्म लेता है। नए युग को दिशा दर्शन देने का काम संविधान के माध्यम से होता है, जो किसी जमाने में ऋषियों ने वेद के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संहिता के द्वारा किया था। एक प्रकार से आप नई संहिता लिख रहे हैं, और इसलिए ये सौभाग्य प्राप्त करने वाले आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। लेकिन संविधान निर्माण की एक पूर्व शर्त होती है। संविधान के निर्माण के लिए ऋषि मन होना जरूरी होता है। वो मन जो दूर का देख सकता है, वो मन समस्याओं का अंदाज लगा सकता है, और वो मन आज भी उन शब्दों में अंकित करेगा जो 100 साल के बाद भी समाज को सुरक्षित रखने की, समाज की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। कितना पवित्र, कितना उम्दा, कितना विशाल, कितना व्यापक काम आप लोगों के पास है, और इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आपको नमन करने आया हूं, मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं। संविधान एक किताब नहीं होती है। संविधान कल, आज और कल को जोड़ता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, भारत का संविधान वो हिमालय को समंदर के साथ जोड़ता है, भारत का संविधान कच्छ के रेगिस्तान को नागालैंड की हरी भरी पर्वतमालाओं के साथ जोड़ता है। 125 करोड़ नागरिकों के मन को, आशा को, आकांक्षाओं को पल्लवित करता है। आप जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, वो सिर्फ नेपाल के नागरिकों के लिए नहीं, दुनिया के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखने जा रहे हो। आपको आश्चर्य होगा कि मोदी जी क्या बता रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं। आपका संविधान जो बनेगा वो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, विश्व के लिए एक स्वर्णिम पृष्ठ बनने वाला है। क्योंकि इतिहास के धरोहर में देखें तो एक सम्राट अशोक हुआ करते थे। युद्ध के बाद शांति की तलाश में निकले, युद्ध छोड़ बुद्ध की शरण गए, और एक नया स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया। मैं उन सबको बधाई देता हूं जिन्होंने
बुलेट का रास्ता छोड़ करके बैलेट के रास्ते पर जाने का संकल्प किया, नेपाल की धरती पर किया। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो युद्ध से बुद्ध की ओर प्रयाण किया है, और इस सदन में आपकी मौजूदगी युद्ध से बुद्ध की तरफ की आपकी यात्रा का अनुमोदन करती है, और इसलिए मैं आपको बधाई देने आया। आप जब संविधान का निर्माण करेंगे, वो संविधान, और मुझे विश्वास है कि पीस प्रोसेस के गर्भ से एक ऐसा उम्दा संविधान जन्म लेने वाला है जो कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। लेकिन इससे भी आगे आज दुनिया के हर भूभाग में छोटे मोटे कई गुट ऐसे पैदा हुए हैं जिनका हिंसा में ही विश्वास है। शस्त्र के माध्यम से ही सुख प्राप्त करने का उनको मार्ग लगता है। विश्व के सामने नेपाल वो देश बनेगा जब संविधान लेकर के आएगा, वो दुनिया को विश्वास दिलाएगा कि शस्त्रों को छोड़ करके शास्त्र के सहारे भी जीवन को बदला जा सकता है। ये उम्दा काम आप करने वाले। हिंसा में विश्वास करने वाले दुनिया के गुटों को नेपाल का संदेश जाएगा कि बम, बंदूक और पिस्तौल के माध्यम से भलाई नहीं होती है। संविधान की सीमा में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसा उम्दा काम आपने शुरू किया है, और उन लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की है जिन्होंने कभी शस्त्र में भरोसा किया था, शस्त्र को छोड़ करके, युद्ध को छोड़ करके बुद्ध के मार्ग पर जाने का रास्ता अपनाया। और इसलिए एक ऐसा पवित्र काम आपके माध्यम से हो रहा है, इस संविधान सभा के माध्यम से, जो विश्व के हिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। और आपका प्रयोग अगर सफल रहा तो विश्व को हिंसा से मुक्ति का एक नया मार्ग ये बुद्ध की भूमि से मिलेगा। ये मुझे आपके संविधान में ताकत नजर आ रही है, और इसलिए मैं उस रूप में इस संविधान सभा को देख रहा हूं, उस सामर्थ्य के रूप में देख रहा हूं। संविधान किसके लिए? भारत प्रारंभ से मानते आया है हमारा काम आपके काम में दखल करने का नहीं है। भारत का तो काम, आप जो संकल्प करें, आप जो दिशा चुने, उसमें हम अगर काम आ सकते हैं तो काम आना यही हमारा संकल्प है। आपको दिशा देना ये हमारा काम है, आपकी मंजिल को और ले जाना ये हमारा काम नहीं है। नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है। हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल ये सार्वभौम राष्ट्र हिमालय जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे, और पूरा विश्व नेपाल को देख करके गौरवान्वित हो। ऐसा नेपाल देखने की हमारी इच्छा है। और इसलिए आपके पड़ोस में बैठ करके और हमारे लोकतंत्र के अनुभव के आधार पर हमें अच्छा लगता है जब ये बातें सुनते हुए आप इस दिशा में जा रहे हैं, हमें आनंद होता है। संविधान वो हो जो सर्व समावेशक हो, हर नेपाली नागरिक को, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, गांव में हो शहर में हो, पहाड़ में हो तराई में हो, कहीं पर भी हो, हर नेपाली को संविधान जब आए तो उसमें लगना चाहिए ये ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में मेरे भी पुष्प की महक है। और संविधान निर्माता ऐसा गुलदस्ता बनाएंगे कि जिसके कारण हर नेपाली को लगेगा, हाँ ऐसा बढ़िया गुलदस्ता आया है,
मेरा फूल भी महक मुझे उसमें महसूस हो रही है, वो काम आप करने जा रहे हैं। संविधान वो हो जो सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, किसी एक का भला करने के लिए नहीं। संविधान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए। संविधान जोड़ता है, संविधान कभी तोड़ता नहीं है। संविधान विवादों को संवाद की ओर ले जाने का एक सबल माध्यम होता है और इसलिए चाहे पहाड़ हो, तराई हो, संविधान जोड़ने का काम करे और अधिक ताकत पैदा करने का काम करे। उस दिशा में आप सिद्धि प्राप्त करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। संविधान वर्तमान के बोझ से दबा हुआ नहीं होना चाहिए और ऋषि मन का मेरा तात्पर्य यही है, जो वर्तमान से मुक्ति की अनुभूति करता है और जो आने वाले कल को बहुत गहराई से देख सकता है, वही ऋषि मन होता है जो संविधान का निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए करता है। और हमारी सोच होनी चाहिए, संविधान में हजारों चीजें अच्छी होगी, लेकिन एक कॉमा, एक फुल स्टॉप कहीं पर भी ऐसा आ गया जो आज तो पता नहीं रहे, कॉमा है, फुल स्टॉप है, पता नहीं, लिख दिया, लेकिन कहीं 50 साल के बाद, 100 साल के बाद कॉमा और फुल स्टॉप के रूप में आया हुआ कोई एक आध चीज कहीं विष बीज न बन जाए, विष वृक्ष का जन्म न दे, जो नेपाल के इन सपनों को रौंद डाले। ऐसी स्थिति कभी आए नहीं। ये बारीकी की चिंता ये संविधान सभा करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मानता हूं आपने जो काम शुरू किया वो अपने आप पे गौरव करने वाला काम है। शस्त्र को छोड़ करके शास्त्र का स्वीकार करना, यही तो बुद्ध की भूमि से निकलने का आवाज है, वही तो संदेश है। और उस अर्थ में भारत चाहेगा, और जो आप लोगों ने तय किया है, जो मैंने सुना है, और मैं मानता हूं कि बहुत ही उत्तम काम, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, आज उपलब्ध व्यवस्था में उत्तम रास्ता आपने चुना है। और भारत हमेशा आपके संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की कल्पना को पूरा पूरा आदर करता है, स्वागत करता है। इंतजार यही है कि जितना जल्दी हो, इंतजार इसी बात का है। नेपाल और भारत